नमस्कार। उत्तराखंड की खास खबरें देखें अब सब। मैं हूं आपके साथ साहिल केरनी। मौसम विभाग ने राज्य के कई जिलों में आज भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना जताई है। विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार देहरादून, टिहरी, उत्तरकाशी, नैनीताल और बागेश्वर जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। इसके मद्देनजर मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड के शेष जनपदों में भी कहीं कहीं गर्जन के साथ तेज बारिश हो सकती है। भारी बारिश के चलते पर्वतीय क्षेत्रों में भूस्खलन और सड़क बाधित होने की आशंका जताई गई है। नदियों और बरसाती नालों के जलस्तर में भी अचानक वृद्धि हो सकती है। प्रशासन ने यात्रियों और स्थानीय लोगों से अपील की है कि वे अनावश्यक यात्रा से बचें और मौसम विभाग व जिला प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करें। वहीं चारधाम यात्रा पर निकले श्रद्धालुओं को भी विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। सरकार ने संबंधित जिलों के आपदा प्रबंधन तंत्र को अलर्ट मोड पर रखा है और संवेदनशील इलाकों में निगरानी बढ़ा दी गई है। उत्तरकाशी में गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग के नलुणा क्षेत्र में भारी बारिश के कारण भूस्खलन से पत्थरों की बरसात हुई, जिससे मार्ग पूरी तरह बाधित हो गया। पहाड़ी से मलबा और पत्थर गिरने के कारण सड़क पर आवाजाही पूरी तरह ठप हो गई और गंगोत्री की ओर जाने वाला यातायात रुक मार्ग। यह भूस्खलन हाल ही में हुई भारी बारिश के बाद हुआ, जिसने उत्तरकाशी और आसपास के क्षेत्रों में कई मार्गों को प्रभावित किया है। प्रशासन और बीआरओ की टीम मार्ग को साफ करने और यातायात बहाल करने के लिए लगातार कोशिश कर रही हैं, लेकिन बारिश और भूस्खलन की वजह से मार्ग को खोलने में काफ़ी परेशानियां आ रही हैं। प्रशासन ने स्थानीय लोगों और यात्रियों को सतर्क रहने की सलाह दी है। उत्तराखंड कांग्रेस 26 अगस्त को राजभवन कूच करने जा रही है। पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने बताया कि इस दिन सुबह 10:30 पर कांग्रेस मुख्यालय देहरादून से हजारों कार्यकर्ता रैली के रूप में राजभवन के लिए रवाना होंगे। कांग्रेस का कहना है कि राज्य सरकार जनता से जुड़े मुद्दों पर लगातार विफल साबित हो रही है और आम लोगों की परेशानियों को दूर करने में कोई ठोस कदम नहीं उठा रही। इसी के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर उतरेंगे। राजभवन कूच के दौरान पार्टी के पदाधिकारी राज्यपाल को ज्ञापन भी सौंपेंगे, जिसमें बेरोजगारी, महंगाई, कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों को उठाया जाएगा। संगठन का दावा है कि आंदोलन में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल होंगे और सरकार की नीतियों के खिलाफ कांग्रेस अपनी आवाज बुलंद करेगी। उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के माननीय अध्यक्ष करण महाराज जी के निर्देशानुसार आगामी 26 अगस्त को सुबह 10:30 बजे से प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय से कांग्रेस के हजारों कार्यकर्ता राजभवन कूच करेंगे, राजभवन के घेराव के लिए। प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से लगातार कानून व्यवस्था ध्वस्त हो रही है, प्रदेश के अंदर हर दिन अपराध घटित हो रहे हैं, महिलाओं के खिलाफ हिंसा के मामले बढ़ रहे हैं, हत्याओं के बलात्कार के मामले बढ़ रहे हैं। प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में भारतीय जनता पार्टी के नेता ही स्वयं अपराध में संलिप्त हैं। राज्य के अंदर आपदा है, पूरे प्रदेश के अंदर उत्तरकाशी से लेकर के पूरे राज्य के अंदर इस समय चमोली जनपद में, रुद्रप्रयाग में, टिहरी में, पौड़ी में, कुमाऊं मंडल के तमाम हिस्सों में आपदा है। लेकिन आपदा में जिस प्रकार का कुप्रबंधन है, आपदा पीड़ितों को राहत नहीं मिल पा रही है। धराली में, हरसिल में जिस प्रकार से तबाही हुई है, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की पूरी सरकार मूक दर्शक बनी हुई है। इसी प्रकार से थराली में इस समय स्थितियां खराब है। चार धाम के सारे रूट ध्वस्त पड़े हुए हैं और सरकार का आपदा प्रबंधन तंत्र लकवाग्रस्त हो रखा है। इन दोनों मुद्दों को लेकर के 26 तारीख को राजभवन कूच होगा, राजभवन का घेराव होगा। सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता साथी अधिक से अधिक संख्या में कांग्रेस भवन पहुंचने का कष्ट करें। 10:30 बजे कांग्रेस भवन से राजभवन कूच किया जाए। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण के भराड़ीसैंण में 19 अगस्त से शुरू हुआ विधानसभा का मानसून सत्र दूसरे दिन 20 अगस्त को ही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया था। पहले दिन के सत्र के स्थगित होने के बाद विपक्षी पार्टी कांग्रेस के विधायकों ने रात को सदन में ही धरना दिया। गैरसैंण सत्र के समाप्त होने के बाद कांग्रेस कार्यालय में एक कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस के विधायकों का सम्मान कांग्रेस के नेताओं के द्वारा किया गया, जिसको लेकर भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने कहा कि बड़े शर्म की बात है कि जहां एक और प्रदेश के विकास समस्याओं की चर्चा को लेकर पक्ष विपक्ष के विधायकों के लिए सत्र आयोजित किया गया, वहां पर चर्चाओं को छोड़कर कांग्रेस विधायकों ने सदन को ही बेडरूम बनाने का काम किया, सोने का कार्य किया। तो ये केवल कांग्रेस के विधायकों के द्वारा ही संभव है।
कांग्रेस के द्वारा ऐसे में सम्मान करना बड़े धिक्कार की बात है। कांग्रेस बड़े शर्म की बात है कि जिन विधायकों को उत्तराखंड के विकास की चर्चा के लिए और अपने क्षेत्र की समस्याओं के निदान के लिए गैरसैंण में उनके लिए सत्र आयोजित किया गया था सरकार के द्वारा, कि वहां पर सभी विधायक चाहे पक्ष के हों चाहे विपक्ष के हों, हर विधायक अपने क्षेत्र की समस्याओं को उठाएंगे और प्रदेश के विकास के बारे में चर्चा करेंगे और आपदा से ग्रसित प्रदेश में जो आपदा से प्रभावित जो हमारी जनता है उनके चिंता वो वहां पर सदन के अंदर करेंगे। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि कांग्रेस के विधायकों ने इस चर्चा से भागते हुए सदन के अंदर जहां पर चर्चा होनी थी वहां पर उस सदन को उन्होंने अपना बेडरूम बना दिया और वहां पर सोने का उन्होंने काम किया। तो लेकिन कांग्रेस पार्टी में ये संभव है, कांग्रेस पार्टी की ये रीति नीति है कि ऐसे सोने वाले विधायकों को उनको सम्मानित किया जाए, इस कांग्रेस पार्टी में ही संभव है। लेकिन बड़े धिक्कार की बात है कि कांग्रेस पार्टी ऐसे विधायकों का हरिद्वार में जिलाधिकारी हरिद्वार मयूर दीक्षित के आते ही प्रत्येक सोमवार को जनता दरबार लगना शुरू हो गया था। लोगों को जिले के दफ्तरों के चक्कर ना काटने पड़े, इसको लेकर ही सोमवार को जनता दरबार लगाया जाता है और इस जनता दरबार का लाभ जिले की जनता को भी भरपूर मिल रहा है। आज जनता दरबार के दौरान 92 शिकायतें मिली, जिसमें ज़्यादातर शिकायत ज़मीनों से जुड़ी थी। सीडीओ हरिद्वार आकांक्षा कोड़े ने बताया कि आज जो शिकायतें मिली हैं उनमें से कुछ शिकायतों का समाधान मौके पर ही कर दिया गया है और कुछ समस्याओं के समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। सड़कें, जल भराव, अतिक्रमण और आपदा से जुड़ी शिकायतें भी प्राप्त हुई हैं, जिनको लेकर संबंधित अधिकारियों को मौके पर जाकर उनका निस्तारण करने के लिए आदेशित कर दिया गया है। सुनवाई में हरिद्वार में टोटल 92 शिकायतें आई हैं, जिसमें मुख्यतः जो है ज़मीन से लेके और जल है, पानी की समस्या, ज़मीन की समस्या, रोड है उनकी समस्या, ऐसी समस्याएं जो आई हैं उसमें सभी संबंधित अधिकारियों को तत्काल निराकरण के लिए आदेश दे दिए गए हैं। इसके अलावा सभी अधिकारियों को ये भी निर्देश दिया गया है समय समय पर जो हमारी सीएम हेल्पलाइन पे जो कंप्लेंट आती है उसमें भी वो पर्सनली सभी शिकायतकर्ताओं से बात करें और उनको निराकरण करें और उसका संतोषजनक जो है उत्तर दें। उसके अलावा हमारी यूसीसी की रजिस्ट्रेशन को के लिए भी हम लोग ने डिस्कस किया है, सभी अधिकारियों को बता दिया है, जितने भी उनके बेनिफिशियरीज हैं उनको भी मोटिवेट किया जाए ताकि वो यूसीसी के अंतर्गत अपने मैरिज रजिस्ट्रेशन करवाएं और उसमें हमने आंगनवाड़ी और हमारे आशा वर्कर हैं उनकी भी मदद लें। समस्या है अगर एनएच के नालों की जल भराव की समस्या होती है तो उसमें एनएच को हम लोग आदेश कर रहे हैं लगातार। पीडब्ल्यूडी की कई सड़कें हैं जहाँ पे जल भराव की समस्या आ रही है, उसमें पीडब्ल्यूडी को आदेश किया जा रहा है। उसके अलावा आपदा के अंतर्गत जो हमारी तहसील की टीम है वो पूरी एक्टिव है, एसडीएम्स जो है वो पूरे एक्टिव हैं और वीडियोज़ को भी निर्देश दिया गया है जहाँ जहाँ कहीं अतिक्रमण के ऐसी कोई इशू है तो जिसमें एसडीएम महोदय के साथ कोऑर्डिनेट करते हुए अतिक्रमण को हटाया जाए। कहीं गांव में अगर गंदगी फैली हुई है उसको भी हटाया जाए और जल भराव अगर वहाँ पे हो रहा है तो उसको भी तत्काल कार्रवाई की जाए। और क्योंकि जैसे मलेरिया और डेंगू इसका भी सीजन अब आ गया है तो इसमें फॉगिंग मशीन्स भी जो है हमारे वीडियोज़ के पास कर दी गई हैं तो उसका भी तत्काल। बाजपुर में उस समय हड़कंप मच गया जब एक महिला की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। घटना के बाद मृतका के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप लगाते हुए हत्या की आशंका जताई है और पुलिस से निष्पक्ष जांच की मांग की है। घटना बाजपुर के ग्राम शिवपुरी की है, जहां कुलवंत कौर पत्नी मनवीर सिंह की मौत ट्रेन की चपेट में आने से हो गई। सूचना पर केलाखेड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव का पंचनामा कर जांच के आदेश दिए। इस बीच मृतका के चाचा दर्शन सिंह ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी भतीजी को ससुराल पक्ष लगातार दहेज के लिए प्रताड़ित करता था। सुबह उसकी ससुराल वालों से मारपीट भी हुई थी और कुछ ही देर बाद वे ट्रेन हादसे की शिकार हो गई। उन्होंने पुलिस प्रशासन से मांग की कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए, क्योंकि ससुराल पक्ष की नीयत पहले से ही शक के घेरे में रखी है। जी हमें फोन गया गांव के इनके किसी हमें दूसरे ने फोन कराया कि तुम्हारी भतीजी की डेथ हो गई है ट्रेन से। जब हम गए तो हमने पता चला कि इनका सुबह झगड़ा हुआ आपस में। गांव में पहुंचे, हमें तो पता चला कि डेड बॉडी को हॉस्पिटल लेके चले गए हैं और हमें ये पूरा शक है कि इन्होंने मार पिटाई करके उसे जानबूझ के ट्रेन पे डाला। हाँ जी, हम पुलिस से कार्रवाई की मांग करते हैं कि हमारी सुनवाई हो। हम चौकी में रिपोर्ट भी करवाएंगे। पहले बहुत दफा झगड़ा हुआ, कई पंचायतें हुए हैं, पहले भी बहुत पंचायतें हुई हैं। बेरिया में बैठ के, गुरुद्वारे में बैठ के फैसला हुआ था। चौकी में, बेरिया चौकी में रिपोर्टा रिपाटी भी हुई थी।
फिर वहाँ राजीनामा लिख के दिया, फिर फैसला हो गया था कि हम इससे आगे कुछ नहीं कहेंगे इसे। गोबरा से। कालाढूंगी तहसील अंतर्गत बैल पड़ाव सैमल चौड़ ग्रामवासी जंगली जानवरों से काफ़ी परेशान हैं। अपनी फसलों को बचाने के लिए ग्रामीण रात पर जागकर फसलों की देखभाल करने को मजबूर हैं। ग्रामीण का कहना है कि वन विभाग द्वारा समय रहते किसानों की मदद करनी चाहिए, अन्यथा किसानों को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ेगा। विगत कई दिनों से जंगली जानवरों द्वारा किसानों की फसलों को काफ़ी नुकसान पहुंचाया जा रहा है। वहीं पीड़ित किसान प्रदीप का कहना है कि जहां सरकार द्वारा किसानों की आय दोगुनी करने की बात कही जाती है, लेकिन वर्तमान समय में किसान आर्थिक तंगी से जूझ रहा है। सिंह ग्राम बेलपड़ाव से मैं ये कहना चाहता हूँ कि जहाँ पे ये बीजेपी सरकार ये कह रही थी किसानों की आय दुगनी की जाएगी, और यहाँ पे लगातार जो है जंगल में बहुत से विशालकाय हाथी, बंदर, बाघ जैसे जीव यहाँ पे घूम रहे हैं, जो कि पूरी दुनिया का अन्नदाता किसान को कहा जाता है, वो आज बहुत ही परेशानियों से जूझ रहा है। कृपया इस पर बीजेपी सरकार को, वन क्षेत्राधिकारी को, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को, सबको ध्यान देना चाहिए। इसके बेलपड़ाव क्षेत्र में फेंसिंग करनी चाहिए, और बंदरों के लिए दिन में और रात को बाघ के लिए पिंजरे लगाए जाएं, जो इनसे पकड़ के अपने निजी स्थान पर रखा जाए। और हाथी के लिए भी कोई प्लाट या कोई जंगल इस तरीके से बनाया जाए जहाँ पे हाथी वहाँ पे अपना गुजारा कर सके। आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा परेशानियाँ आ रही हैं। खेती लगातार जो किसान है ख़त्म होता जा रहा है, और जंगली जीव बढ़ते जा रहे हैं, और हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। कई दिनों से हमारा लीची का बगीचा, गन्ना, आम के पेड़, हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। सरकार द्वारा हमें कोई सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। इसमें सरकार खाली बोलती है किसानों की आय दुगनी करा दी करके। दुगनी क्या, इन्होंने नुकसान इतना हो गया, हमें सोलर फेंसिंग भी नहीं कराई गई। यहाँ पे रोज़ यहाँ पर हाथियों का आना जाना रह रहा है। यहाँ तक कि हाथी टॉर्च मारने से और गंधक पोटास से भी नहीं हटे जा रहे हैं आजकल। रात को हम वन क्षेत्र अधिकारी को सूचित कर रहे हैं तो उनकी भी तरफ से गाड़ियाँ बुलाई जा रही हैं, और वो खाली चले जा रहे हैं। वो भी उनका हम ये कहना चाहते हैं कि वो लोग हमारे इलाके में सोलर फेंसिंग कराएं, जिससे कि हमारे इलाके में हाथियों की आवाजाही कम। इससे हमारी फसलों को बहुत नुकसान हो जा रहा है। देखिए अब इधर ही पूरी हमारी फसलें रौंद दी गई हैं हाथियों द्वारा। हम ये कहना चाहते हैं, गुलदार का भी बहुत खतरा बना हुआ है यहाँ पे इलाके में। घर में घुस के गुलदार कुत्ते उठा के ले जा रहा है। अब ऐसा आने वाले टाइम में हो सकता है कि महापौर विकास शर्मा ने श्री श्याम होम्स कॉलोनी का दौरा कर ध्वस्तीकरण के नोटिस से परेशान परिवारों से मुलाकात की। उन्होंने प्रभावित परिवारों को ढांढस बंधाते हुए कहा कि किसी भी कीमत पर उनके साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। महापौर ने मौके पर ही एसडीएम से दूरभाष पर वार्ता कर पीड़ितों को न्याय दिलाने के निर्देश दिए, और कहा कि यदि आवश्यक हुआ तो ये मामला सीधे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के संज्ञान में भी लाया जाएगा। तो फायदा क्या हो, टेंशन दे रहा है। तो ये कहीं ना कहीं दो बिल्डर्स की अपनी लड़ाई है, और उसकी वजह से शायद माननीय न्यायालय को भी सारी चीजों की जानकारी नहीं दी गई, जिसकी वजह से यहाँ पर ध्वस्तीकरण के ऑर्डर आए थे। तो अभी मैंने माननीय उप जिलाधिकारी महोदय से भी बात की है, और हमारे जो अधिवक्ता है डीजीसी साहब हमारे आदरणीय ब्रीज सिंह जी, उनसे भी मेरी बात हुई है, और माननीय धामी सरकार की तरफ से भी मैंने इनको पूरा कॉलोनी वालों को आश्वासन दिया है, मेयर के नाते भी, कि हम किसी भी मकान पर आंच नहीं आने देंगे। और क्योंकि ये धामी सरकार है, हमेशा हम लोगों ने उन गलत लोगों पे ही कार्रवाई की है। हमारा पीला पंजा वहीं पे चला है जहां गलत अतिक्रमण है या गलत लोगों ने जिस प्रकार से निर्माण किए हैं। लेकिन यहाँ सबकी रजिस्ट्रियां हैं, सबकी दाखिल खारिज है, और सब ने पैसा देके, लोन लेके यहाँ पर मकान बनाए हैं। हम पूर्णतः इनके साथ खड़े हैं, और मैंने वादा किया है कि धामी सरकार है, किसी के घर में आंच नहीं आएगी, किसी का कोई मकान नहीं छेड़ा जाएगा। साबरी झंडा काफिला हज़रत मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह के खादिमे खास हज़रत बाबा गुलाम जिलानी ने अपने खलीफा सूफ़ी रईस अहमद साबरी की ज़ेरे क़यादत में शुरू किया था, और आज 37 वर्ष हो चुके हैं, और ये 37वां साबरी झंडा काफिले का आयोजन है, जो बरेली शरीफ से सैयद नासिर मियाँ नुमेला दरगाह शरीफ से हर वर्ष 14 दिनों में पैदल चलकर फतेहगंज, रामपुर, मुरादाबादन, गीना, कांट, नजीबाबाद, हरिद्वार होते हुए कलियर शरीफ साबरी झंडा लेकर रबीउल अव्वल की चांद रात को कलियर शरीफ पहुंचते हैं, जो चांद दिखने पर मेहंदी डोरी से पहले साबिर पाक के बुलंद दरवाजे पर चढ़ाया जाता है।
चलता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह 10 अगस्त को हुजूर साबिर पाक रदियल्लाहु ताला अन्हु के 737वें उर्स मुबारक के मौके पर यह साबरी झंडा पैदल काफिला दरगाह नासिर मियाँ नौमेला से रवाना हुआ था, और जो कि बरेली से जब चलता है तो फतेहगंज, रामपुर, मुरादाबाद, नगीना, कांट, नजीबाबाद और इधर हरिद्वार होता हुआ पैदल काफिला ये कलिया शरीफ आता है। और आज अल्हम्दुलिल्लाह ये सरजमीन कलिया शरीफ पहुंच चुका है, जिसका तमाम कलिया शरीफ के रहने वाले वासियों ने पुरजोर एक जोश के साथ और जिम्मेदार लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह इस झंडे का खैर मकदम किया। और आप देख सकते हैं हज़ारों की तादाद में लोग यहाँ मौजूद थे, जिन्होंने बड़ी तादाद में साबरी झंडा पैदल काफिले का इस्तकबाल किया। हजरत अलाउद्दीन अली अहमद साबिर पाक कलियरी का ये उर्स मुबारक की शुरुआत हो चुकी है, और ये इस झंडे की 7 जो है परचम कुसाई होगी आज शाम को। ये नौमेला बरेली शरीफ से झंडा चलता है। इस रस्म को चालू किया है हजरत बाबा गुलाम जिलानी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने, और उन्हीं के तमाम अकीदतमंद और उनके तमाम चाहने वाले लोग इस झंडे को लेकर वहाँ से साबिर पाक की बारगाह में हाजिर होते हैं हर साल। तो आज बरेली शरीफ से झंडा चलकर कलियर शरीफ आता है। इसको 37 साल हो गए बरेली शरीफ से कलियर शरीफ आते हुए, और जो ये रस्म थी ये हजरत बाबा गुलाम जिलानी रहमतुल्लाह अलैह साहब ने शुरू की थी, जिसको आज सरकार साबिर पाक का 757वां उर्स का चांद दिखने के बाद आगाज हो जाएगा। और इस रस्म को जो बाबा गुलाम जिलानी साहब ने शुरू की थी उसको 37 साल हो गए। इसी के लिए हमने हर साल हम इसी तरीके से जो बरेली शरीफ से हमारे पिरान कलियर शरीफ में झंडा लेकर आते हैं, हम उनका इस्तकबाल करते हैं। काशीपुर में देर रात बदमाशों और पुलिस के बीच हुई मुठभेड़ में पुलिस की जवाबी कार्यवाही में बदमाश के पैर में गोली लगी। इसके बाद पुलिस इलाज के लिए काशीपुर के राजकीय अस्पताल ले आई, जबकि दूसरा बदमाश पुलिस ने गिरफ्तार किया। गिरफ्तार बदमाश के कब्जे से पुलिस ने तमंचे और कारतूस बरामद किए। पुलिस की गिरफ्त में आए अभियुक्त की पहचान काव्य शर्मा निवासी ढकिया एवं राघव मिश्रा निवासी सुभाष नगर के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार अभियुक्त काव्य शर्मा का भाई कार्तिक शर्मा फरवरी 2024 में दोहरे हत्याकांड में थाना ITI से जेल जा चुका है। वहीं काव्य शर्मा भी पूर्व में हत्या के प्रयास में नामजद आरोपी रहा है। अभियुक्त काव्य शर्मा का मामा भी हत्या के प्रयास में जेल जा चुका है। पूर्व ग्राम प्रधान श्याम सिंह पर काव्य शर्मा ने गोली चलाने की घटना को पुरानी रंजिश बताया है। 30 तारीख को काशीपुर थाना क्षेत्र में एक घटना हुई। एक उप प्रधान है श्याम सिंह, उनको किसी के द्वारा गोली मारी गई। CCTV फुटेज और उस समय की जानकारी के हिसाब से पता चला कि एक लड़का इसमें इन्वॉल्व है। उसकी जानकारी पुलिस को जैसे प्राप्त हुई, उसके घर में और उसके आसपास के लोगों से उसके बारे में पूछताछ की गई। आज उसकी जानकारी प्राप्त हुई कि किसी एक क्षेत्र में वह छुपा हुआ है। पुलिस उस स्थान पर पहुंची। उसके पास पिस्टल था, जो देसी तमंचा था। उसने पुलिस पर फायर किया गिरफ्तारी से बचने के लिए। जवाब में पुलिस ने भी उस पर फायर किया, जिसमें उन दोनों लड़कों के साथ एक लड़का जो काव्य शर्मा था, जिसने श्याम सिंह के ऊपर गोली चलाई थी, घायल हुआ। उसे गिरफ्तार किया गया और अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। दूसरा एक लड़का राघव, वो भी साथ में गिरफ्तार हुआ है। इनसे उपचार के उपरांत गहनता से पूछताछ की जाएगी और यह घटना उसने क्यों कारित की, इसके बारे में जानकारी ली जाएगी। देहरादून कोतवाली विकासनगर को चौकी हरबटपुर कोतवाली विकासनगर क्षेत्र में स्थानीय लोगों द्वारा सूचना दी गई कि 3-4 दिन से एक अज्ञात व्यक्ति जो कि मानसिक रूप से विक्षिप्त है तथा आने जाने वाले राहगीरों व वाहनों को रोक रोक कर उन पर पत्थर फेंक रहा है, जिससे स्थानीय लोगों को जान माल का भय बना हुआ है। सूचना पर पुलिस बल द्वारा मौके पर जाकर देखा तो एक व्यक्ति हरबटपुर में घूमता मिला, जिसे विश्वास में लेते हुए उसका नाम पता पूछा तो वो अपना नाम ओम के अलावा कुछ नहीं बताया पाया। उक्त व्यक्ति मानसिक रूप से विक्षिप्त प्रतीत हो रहा था। उक्त व्यक्ति का कोई परिजन न होने पर चौकी प्रभारी हरबटपुर द्वारा गैर सरकारी संस्था अपना घर आश्रम शुक्रताल मुजफ्फरनगर से व्यक्तिगत रूप से संपर्क कर उक्त व्यक्ति के उपचार एवं अन्य भरण पोषण हेतु अपना घर आश्रम शुक्रताल मुजफ्फरनगर से आए संस्था के प्रतिनिधियों के सुपुर्द कर आश्रम भिजवाया गया। बढ़ती गर्मी के कारण इंसानों के साथ साथ वन्य जीवों का भी जीना दुश्वार हो चुका है। अधिक गर्मी के कारण वन्य जीव आबादी की ओर चल
आ रहे हैं, जिसके चलते रामनगर में सांपों की जान बचाने में कॉर्बेट प्रशासन, वन विभाग व सेवा द स्नेक ने अपनी टीम गठित कर सांपों को बचाने में जुटे हैं। वहीं तराई पश्चिम के रेंज अधिकारी धर्मानंद सुनाल, कोसी रेंज अधिकारी शेखर तिवारी, तराई पश्चिम के वन दरोगा वीरेंद्र पांडे के नेतृत्व में सेव द स्नेक एंड वाइल्ड लाइफ वेलफेयर सोसाइटी ने वन विभाग के सहयोग से 3 ही दिन में 30 सर्पों को ग्राम व शहरी घरों से रेस्क्यू कर घने जंगल में आज़ाद किया, जिनमें ना कि अधिक विषैले कोबरे, एक पाइथन अजगर, 19 रेड स्नेक धामन, 1 फॉरेस्टन केट स्नेक शामिल हैं। धामन, कोबरा और पाइथन जैसे सांपों, जैसे दर्जन भर सांपों का रेस्क्यू किया गया। और सांप जो है हमारी इकोसिस्टम का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो ये पारिस्थितिक जो बैलेंस को बनाने में जो है बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। और हमने ये जो दर्शक हैं इनको बताना चाहता हूँ, हमने ये मेक श्योर किया है कि आबादी क्षेत्र से जो सांप हैं इनको दूर छोड़ा है, ताकि दोबारा ये आबादी क्षेत्र में जा ना सके। बहुत ही अच्छा काम तो सेव द स्नेक सोसाइटी द्वारा किया जा रहा है, वन विभाग का सहयोग किया जा रहा है। 2 दर्जन से अधिक हमारे ये सांप हैं। और जिस प्रकार से देखा जाता है कि भारत में जैसे ही सांप देखा जाता है उन्हें मार दिया जाता है, तो एक प्रकार से ये जागरूकता का भी काम कर रहे हैं लोग। हम यहाँ पर मेरे साथ जो है लोकल टेढ़ा के कुछ एक लोकल आदमी भी हैं, इनको हम जागरूक करने का काम भी कर रहे हैं कि सांपों को, जैसे जो मोस्टली जो सांप होते हैं वो वेनेमस नहीं होते हैं, जहरीले नहीं होते हैं, आपको उससे डरने की ज़रूरत नहीं है। कोई खतरा, ऐसा कोई खतरा नहीं है कि आप वन विभाग या रेस्क्यूअर्स को कॉल दीजिए। हम देहरादून के रानी पोखरी थाना क्षेत्र में लोगों को डरा धमकाकर जमीन पर कब्जा करने वाले गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। पुलिस ने गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक अभियुक्तों द्वारा भोले भाले लोगों को डरा धमकाकर तथा झूठे मुकदमे में फंसाने का डर दिखाकर उनकी जमीनों पर कब्जा किया जाता था। अभियुक्तों के विरुद्ध धोखाधड़ी, मारपीट व अन्य आपराधिक घटनाओं के लगभग 1.5 दर्जन अभियोग पंजीकृत हैं। जनसंघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने कहा कि सरकार के एक तुगलकी फरमान ने प्रदेश भर के प्राइवेट विद्यालय प्रबंधनों स्वामियों की नींद उड़ाकर रख दी है, जिसमें भवन निर्माण एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा विद्यालय प्रबंधन को विद्यालय भवन की लागत का 1% लेबर सेस जमा कराने हेतु निर्देशित किया गया है, जबकि होना ये चाहिए था कि जो उस भवन के निर्माण में लेबर खर्च लगा है उसका 1% कर लिया जाना न्याय संगत लगता है। दरअसल प्रदेश भर की जो प्राइवेट विद्यालय हैं उन पे सरकार ने एक तरह से जो इनका श्रम विभाग है BOCW, उसने 1% इन पे लेबर सेस लगाने का काम किया, एक तरह से जजिया कर थोपने का काम किया। इनको नोटिस भी जारी हो गए इन विद्यालयों को। हमारा कहना है कि सरकार ने जो सेस लगाया है लेबर सेस, ये भवन की लागत पे लगाया है, यानी कि आप इन्होंने एक तरह से भवन कर उन पे थोप दिया। हमारा कहना है कि ठीक है, टैक्स जरूरी है, सरकार चलानी है, जनता के खर्चे हैं उनको चलाने के लिए टैक्स की जरूरत होती है, लेकिन अगर आप लेबर सेस ले रहे हैं 1% तो आप लेबर पे लीजिए ना। उस भवन में कितनी लागत लगी है अप्रोक्सीमेटली, जैसे लगभग 10-15% लगती है लेबर जो है चार्जेज एक भवन में, तो उसका आप 1% ले लें तो मैं समझता हूँ विद्यालय प्रबंधन को भी कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन ये एक तरह से तुगलकी फरमान जारी करके निश्चित तौर पे जो 1% जो कि कई लाखों के जो नोटिस लोगों को भेजे गए हैं, विद्यालय प्रबंधन को भेजे गए हैं, बेहतर ये होता कि आप लेबर जो खर्चा है लेबर का उस पर आप 1% लेते। उत्तराखंड खासखबर में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।